everyone, how are you all? I hope आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे. Today we'll start a new topic that is Human Genome Project. Right? ये second last topic है इस chapter का. After this lecture we'll start what? DNA, fingerprinting. उसके बाद ये chapter संपूर्ण हो जाएगा जितने दिनों से चलता आ रहा है. Right? तो Human Genome Project एक प्रोजेक्ट है. इसके कुछ मतलब इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे जो दे रखी है एनसीईआरटी में. और ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, लर्निंग वाली चीजें ज्यादा हैं बट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. तो देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है. मेगा प्रोजेक्ट मींस बहुत बड़ा. इसे कंप्लीट होने में 13 इयर्स लगे थे. कब लॉन्च हुआ था ये लॉन्च हुआ था 1990 में. और कंप्लीट कब हुआ होगा? जब 13 इयर्स है तो ऑब्वियसली 2003 में ये कंप्लीट हुआ होगा. इसका एम क्या था, मतलब कि क्यों ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? ये किया गया टू आइडेंटिफाई all the nucleotide sequences स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम. यानी के ह्यूमन जीनोम मैंने क्या बताया था, मींस हैप्लॉइड कंटेंट. तो कितना है? कितना था? 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर. मतलब कि इस प्रोजेक्ट का एम ये था कि इतने बेस पेयर को सीक्वेंस करना है. मींस ह्यूमन के जीनोम में जो हैप्लॉइड कंटेंट प्रेजेंट होता है, कितने बेस पेयर होते हैं उसमें? 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर. उन्हें सीक्वेंस करना है कि किस न्यूक्लियोटाइड बेस के बाद क्या आ रहा है, मतलब कि ए टी टी जी सी सी, मतलब ऐसे करके क्या सीक्वेंस है पूरा. तो ये इसका एम था. एक बार इमेजिन करके देखो, मैं इमेजिन कराती हूँ कि ये कितना मेगा प्रोजेक्ट था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था. देखो इतने बेस है, मैंने प्रॉक्स मान लिया इसे 3 into 10 to the power 9 बेस पे राउंड ऑफ कर लिया. ठीक है, ओके. अब अगर मैं कहूं कि एक बेस पेयर के लिए कॉस्ट है कितनी? $3. किसके लिए? पर बेस पेयर. तो ह्यूमन जीनोम को आइडेंटिफाई करने के लिए पता है कितनी कॉस्ट लगेगी? टोटल कॉस्ट लग जाएगी $9 बिलियन. इतनी तो कॉस्ट लग जाएगी, ये समझ लो 9 बिलियन, और वो भी डॉलर में है. राइट? पहली चीज ये. दूसरी चीज, इसकी विशालता को देखते हैं, यानी कि कितना मेगा प्रोजेक्ट है ये, वही देख रहे हैं. दूसरी चीज, अगर हम क्या करें, बुक लें, राइट? क्योंकि हमें ये सीक्वेंस फिर लिखना भी है ना. वैसे तो ये डाटाबेस में स्टोर होता है, मींस कंप्यूटर में, बट अगर मैं बात करूं, सपोज हमने बुक में स्टोर करना शुरू करा है, कि बुक में लिखना शुरू करा, तो एक बुक में अगर मान लो 1000 पेजेस हैं, और एक पेज पर अगर 1000 लेटर्स लिखे जा रहे हैं, तब भी 3300 मीन्स 3300 बुक्स चाहिए इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. क्योंकि ये नंबर कम नहीं है. 3 into 10 to the power 9, 3 के आगे 90 लगा के देखो कितना बड़ा नंबर बनेगा. राइट? तो ये मेगा प्रोजेक्ट की बात हुई. अब इनिशियली ये मतलब किस कहाँ से स्टार्टिंग हुई इनकी, इसकी लॉन्च जब लॉन्च हुआ ये, तो इसमें आए क्या? एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और किसने इसे सपोर्ट करा? इनिशियल डेज में वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके एक संस्था थी, वेलकम ट्रस्ट ऑफ
यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब इनके अंडर में ये प्रोजेक्ट चला। क्योंकि देखो इतनी कॉस्ट आ रही है तो बहुत सारी संस्थाओं ने, कंट्री ने मिलके उसे पे करा, सबका कंट्रीब्यूशन रहा, तो वही चीज देख रहे हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और बाद में कुछ कंट्रीज ने भी सपोर्ट करा, जैसे कि चाइना, यहाँ पे लिख दूं मैं नीचे, जापान, फ्रांस एंड जर्मनी, और भी बहुत सारे थे, राइट। ओके, नाउ वी विल सी द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो एक इसका गोल था मेन के पूरे ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, राइट। सीक्वेंस पता करना ऑफ होल जीनोम, होल ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम किसका सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब ह्यूमन जीनोम में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनका सीक्वेंस पता करना। सेकंड, आइडेंटिफाइंग all, that is 20,000 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, यानी कि सारे जितने भी जीन्स, अप्रॉक्स नंबर पहले इतना लिया गया है कि 20,000 to 25,000 जीन्स होते होंगे, कितने होते हैं वो तो इस प्रोजेक्ट के बाद पता चलेंगे, जो इसके फीचर्स में आएंगे। ये इसका एम था। थर्ड एम था स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझा देती हूँ। अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन निकलेगी, मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलेगी, उसे स्टोर करने के लिए हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए। किस चीज के लिए, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए फॉर डाटा स्टोरेज, इतना ज्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा रिट्राइवल, फिर जब हमें उसे जरूरत हो उसे रिट्राइव करने के लिए, एंड डाटा एनालिसिस, राइट। तो इस प्रोजेक्ट, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इन सब चीजों के लिए एक न्यू ब्रांच ही डेवलप हो गई बायोलॉजी की, जिसे हम प्यार से कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। A new branch of biology developed from here, that is bioinformatics। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन निकली है इस प्रोजेक्ट से, सब स्टोर, रिट्राइवल, एनालिसिस जो जो होता है वो सब करने के लिए। फोर्थ, वही डिवाइसेस फॉर, मतलब हाई कंप्यूटेशन डिवाइसेस फॉर स्टोरेज, रिट्राइवल, ये सब। फोर्थ जो चीज आती है वो चीज आती है एड्रेस ethical, legal and social issues, social issues, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, E, और राइटिंग फिर से गंदी होगी, LSI, राइट। बायोटेक में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, एलिसा पढ़ेंगे, यहाँ पे होता है ELSI, क्या वो होता है, इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से एक टेक्निक है वो, मतलब कि कोई बीमारी होती है एड्स वगैरह, उसे डिटेक्ट करने के लिए बेस्ड होती है एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन पे, वो चीज इससे अलग है, वो बताने के लिए मैं बता रही थी, ठीक है। तो ये है एड्रेस एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, मतलब कि इससे जो भी कोई एप्लीकेशन निकलेगी, कोई न्यू डिजीज का ट्रीटमेंट, या मतलब कि किसी भी तरीके से जब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो वो सब जो है इस चीज में आ जाएगा। ह्यूमन के साथ साथ कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का भी डीएनए सीक्वेंस किया गया। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जैसे कि, मतलब पहले तो ह्यूमन का हुआ, बाद में इन सब का भी किया गया, जैसे कि बैक्टीरिया, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा बैक्टीरिया होगा, एस्चेरिचिया कोलाई। ईस्ट, फेमस ईस्ट कौन है पूरी बायोलॉजी में, बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, राइट। माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, या उसमें पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, राइट। बैक्टीरिया, ईस्ट, और एक निमेटोड है, कैसी निमेटोड है वो, अच्छी वाली है, मींस फ्री लिविंग एंड नॉन पैथोजेनिक, कोई बीमारी नहीं करती वो, फ्री लिविंग एंड नॉन पैथोजेनिक निमेटोड
जिसका नाम है क्या, सी एलिगन्स, सी एलिगन्स, कैनोर हेपेटाइटिस एलिगन्स। कुछ प्लांट्स का भी जीनोम सीक्वेंस किया गया, जैसे कि राइस हो गया या फिर अरबडोप्सिस हो गया। तो कुछ नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए, बट सबसे जो बड़ा विशाल ये सब था, ये ह्यूमन वाला ही था, क्योंकि ह्यूमन में सीक्वेंस भी तो देखो भाई, 3 × 10⁹ बहुत सारा होता है। हम इसकी मैथडोलॉजीज, अभी तक तो कुछ थ्योरेटिकल यही लर्न करने वाला पार्ट देखा, इसमें कुछ समझने वाला पार्ट आएगा। और ये जो मैथडोलॉजीज अभी पर देखेंगे ना हम, यहाँ से कंजिक्यूटिवली मैथडोलॉजीज कंजिक्यूटिवली क्वेश्चन आया है, इतनी 2022 में, फिर 2023 में क्या आया है मैं बताती हूँ। देखो सीक्वेंस करने के दो तरीके हैं। एक है पहला सीक्वेंस एनोटेशन, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, पूरा फोकस यहाँ। और दूसरा है EST, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसका क्या मतलब होता है, देखो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है, जो पूरा जीनोम है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मींस उसके सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे उसमें कुछ भी आए, मींस कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कुछ भी आए, हमें जो है ब्लाइंड अप्रोच यहाँ से लेके पूरा जीनोम आइडेंटिफाई करते चला जाना है। लेकिन एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स में ऐसा नहीं होता, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ओनली वो पार्ट ऑफ DNA जो कि आगे चल के एक्सप्रेस हो मींस या तो mRNA बनाए, मतलब कि RNA बना के प्रोटीन बनाए, या फिर कुछ और RNA बनाए, मतलब कि एक्सप्रेस होना चाहिए, वो RNA बनाना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ sequencing whole genome, right, including all the coding and non कोडिंग सीक्वेंसेस। देखो हमारे जीनोम में कोडिंग सीक्वेंसेस वो होते हैं जो आगे चल के कुछ चीज के लिए कोड करें, एक्सप्रेस करें। नॉन कोडिंग वो ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, किसी चीज के लिए वो कोड नहीं करते। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में क्या होता है, आइडेंटिफाई all the genes that are expressed as RNA, मतलब कि सारे जीन्स जो एक्सप्रेस होके RNA बनाते हैं, मतलब कि जो कोड करते हैं किसी चीज के लिए, वो हम सीक्वेंस करते हैं EST में, मींस एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। अब क्वेश्चन आया था इसमें, सीक्वेंस एनोटेशन से आया था 2022 में, मतलब डेफिनेशन दी थी और पूछा था कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये मेथड है, और 2023 में ये आया था, राइट, कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कब होते हैं, मतलब कब ये मेथड अप्रोच होता है, व्हेन वी हैव टू आइडेंटिफाई द जीन्स दैट कोड और एक्सप्रेसेस RNA। ये दो मेथडोलॉजीज हुई। अब DNA कैसे सीक्वेंस होगा, मतलब उसके कैसे पता चलेगा क्या सीक्वेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो DNA जो है हमने देखा है एक लॉन्ग पॉलीमर है, तो एक साथ तो सीक्वेंस नहीं हो सकता, पहले उसे करेंगे फ्रेगमेंट्स में, राइट, उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स करेंगे। फ्रेगमेंट्स कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बायोटेक में पूरा चैप्टर है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या एम्प्लीफिकेशन वगैरह जो आगे आएंगे समझ नहीं आए तो टेंशन लेने की नहीं है, बायोटेक में देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले फ्रेगमेंट में करेंगे DNA को, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अभी जो फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें क्लोन करेंगे, क्लोन इन होस्ट फॉर एम्प्लीफिकेशन। अब एक फ्रेगमेंट है
उससे हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट जनरेट करेंगे, मतलब कि एक फ्रेगमेंट तो मतलब कहीं भी लॉस भी हो सकता है, तो इसीलिए हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं उन फ्रेगमेंट्स का एक होस्ट में डाल के। क्लोनिंग किसकी हेल्प से कराते हैं? वेक्टर्स की हेल्प से। ये वेक्टर क्या होता है? सब बायोटेक में आएगा, राइट? आपने पढ़ा भी होगा या आगे पढ़ेंगे वेक्टर। और यहाँ पे जो कॉमनली यूज्ड वेक्टर होते हैं वो होते हैं बैक एंड यक। बैक क्या है? इट इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों वेक्टर है और ये है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, राइट? शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। इन वेक्टर्स को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करते हैं। मींस एक जो फ्रेगमेंट हम डालेंगे वो बहुत सारे क्लोन करके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना लेगा, मींस एम्पलीफाई हो जाएगा। इनका हाई कॉपी नंबर होता है, दैट्स व्हाई मतलब कि लंबे डीएनए को भी ये इजीली एम्पलीफाई कर देते हैं, राइट? लॉन्ग फ्रेगमेंट्स को भी। सो देयरफॉर वी यूज बैक एंड येक एज वेक्टर्स, ठीक है? फ्रेगमेंट कर लिया, उनका एम्पलीफिकेशन कर लिया। अब क्या होगा? अब हम उसे सीक्वेंस करेंगे। कैसे? यूजिंग ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स, मतलब ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस हो जाएगा। ये मशीन होती है एक जो डेवलप की थी किसने? फ्रेडरिक सेंगर, राइट? फ्रेडरिक सेंगर ने एक चीज दी हुई है कि सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर गिविंग द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन। यानी कि हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ये मान लो प्रोटीन है और ये एक एमिनो एसिड, ये 2 3 ऐसे करके। तो सेंगर ने ऑटोमेटेड सीक्वेंसर मशीन बनाई थी डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने एक मेथड डेवलप किया था जिससे पता चलता है कि किसी प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। मींस सपोज ये प्रोटीन है तो क्या सीक्वेंस है? मिथ्योनिन, ग्वानिन। ग्वानिन थोड़ी ना होता है, ग्वानिन तो नाइट्रोजनस बेस होता है। अब मिथ्योनिन, सेरीन, टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, जो भी होते हैं एमिनो एसिड्स, उनका सीक्वेंस क्या है। ओके, ये चीज हो गई। अब एक जो क्रोमोसोम 1 होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं। तो क्रोमोसोम 1 का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हुआ था मई 2006, मतलब कि सबसे बाद में इसका ये सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था। इससे पहले मतलब कि अब इसका कंप्लीट हो गया, तो मतलब कि टोटल जो क्रोमोसोम्स है उनका सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो गया। टोटल कितने? 24 क्रोमोसोम्स। अब 24 क्रोमोसोम्स कैसे? आप तो कहेंगे या तो 23 पेयर का हो या फिर 46 का हो। 24 ऐसे इसलिए क्योंकि देखो 22 ऑटोसोम्स, बाकी तो उसकी पेयरिंग नहीं होगी ना, मतलब सेम होंगे, पेयर में है तो। और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, तो कितने हो गए? 22, 23, 24। अब ये जो फ्रेगमेंट्स सीक्वेंस होते हैं, राइट? सीक्वेंसिंग कर ली। अब हम ये फ्रेगमेंट हो गए तो हमें कैसे पता चलेगा इसके बाद ये सीक्वेंस है, इसके बाद ये सीक्वेंस है? तो वो पता चलता है बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजंस। देखो समझने की कोशिश करते हैं। ओवरलैपिंग रीजंस, हमने बहुत सारे फ्रेगमेंट हो गए। सपोज हमने फ्रेगमेंट लिया ए टी टी सी जी जी सी सी, इतने इतने काफी लॉन्ग फ्रेगमेंट ले सकते हैं हम, क्योंकि बैक एंड यैक है। लॉन्ग फ्रेगमेंट को भी अच्छे से क्लोन कर देंगे, ठीक है? अब बहुत सारे और भी फ्रेगमेंट्स होंगे। सपोज एक फ्रेगमेंट हमें मिला जिसका की सीक्वेंस है क्या? सी जी जी सी सी ए टी 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 ए कुछ भी कर लो, है ना? ये देख लेना, ये लगा, ठीक है? अब एक सीक्वेंस मिला हमें टी यू, क्यों बना दिया भाई? ये तो आरएनए में होता है। टी ए जी सी जी सी ए टी।
अब कोई आपसे कहे कि इस सीक्वेंस के बाद ये आना चाहिए या ये आना चाहिए, ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि भाई ये इतना और इतना कॉमन है, राइट। तो इसके बाद ये चीज, ये सीक्वेंस होना चाहिए, ए टी टी टी, मतलब जो भी दिया हुआ है, तो ये ओवरलैप हो गया ना। जब हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग जगह से कट करते हैं, मतलब कि बेस्ड ऑन देयर डीएनए रिकॉग्नाइजेशन साइट, सब बायोटेक में है। तो बायोटेक के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस कैसे आते हैं। बट जब डीएनए पूरा सीक्वेंस होके अरेंज होता है वो ओवरलैपिंग सीक्वेंस की हेल्प से, ये मैंने एक एग्जांपल से बता दिया। ये दिया हुआ है, अगले सीक्वेंस में ये है, तो हम समझ सकते हैं कि इसके बाद ये सीक्वेंस आएगा, ऐसे ही फिर आगे चलता रहेगा। नाउ लेट्स सी द साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या चीजें उनमें से निकल के आई वो देखते हैं, राइट। 7 फीचर्स हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमें पता चला कि ह्यूमन जीनोम में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, वो होते हैं टोटल 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं किसमें, ह्यूमन जीनोम में, राइट। एग्जैक्टली पता चल गया। पहले तो हम वो करते थे ना 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, मतलब एक अप्रॉक्सीमेशन था। अब एग्जैक्टली नंबर पता चला, 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। सेकेंड फीचर जो हमें पता चला वो था कि एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, मीन्स जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो एक एवरेज नंबर लिया गया किसी जीन में, न्यूक्लियोटाइड का नंबर, मतलब बेसिस का नंबर, वो 3000 लिया गया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक में ये इतना ही होगा या इसी के आसपास होगा, इट इज जस्ट एन एवरेज। कैसे, एक जो लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन में वो है डिस्ट्रोफिन का। डिस्ट्रोफिन क्या है, लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन। इसमें पता है कितने बेस पेयर्स होते हैं, इसमें होते हैं 2.4 मिलियन बेसेस, राइट। तो देखो कहाँ 3000, कहाँ 2.4 मिलियन, तो ये अप्रॉक्स नंबर है। थर्ड आता है क्या कि लेस देन 2% ऑफ 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन, मतलब कि पूरे जीनोम का 2% से कम भी प्रोटीन के लिए कोड करता है। मींस मोस्टली जो है उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, राइट। मतलब कि नॉन कोडिंग रिपीटिंग, तो रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप वाला मेकअप नहीं है, मेकअप द लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन डीएनए। देखो हमने देखा कि लेस देन 2% कोड कर रहा है किसी चीज के लिए भी, आरएनए या चाहे प्रोटीन के लिए, तो बचा हुआ डीएनए क्या करेगा, वो जो है रिपीटेड सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग होता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या होता है, मान लो कोई सीक्वेंस है ये ATTG, अब यही बहुत बार रिपीट कर जाएगा, 100 to 1000 टाइम्स भी कर जाता है ATTG ऐसे करके। तो ये रिपीटेड सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, दे मेक अप द लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। फिफ्थ जो थिंग आती है, अप्रोक्सीमेटली जो जीन आइडेंटिफाई हुए, ये टोटल नंबर ऑफ जीन्स वो आए अप्रोक्सीमेटली 30,000 के। हाँ 30,000 जीन्स के अप्रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। पहले ऐसे तुक्के लगा रहे थे एस्टिमेट के, हाँ 80,000 होते हैं, 1,40,000 होते हैं, बट फिर पता चल गया कि 30,000 के अप्रॉक्स जीन्स होते हैं ह्यूमन में।
अब ये जो रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस है कोड तो करते नहीं है किसी चीज के लिए, तो एज डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, बट दे शेयर देयर लाइफ, दे शेयर देयर लाइफ ओन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। इन सब पे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से, मतलब कि ये वाले रिपीटेड सीक्वेंसेस से डायरेक्टली किसी चीज के लिए कोड नहीं करते, तो डायरेक्टली कोई फिनोटाइप वगैरह कोई चेंज नहीं करते। मतलब मान लो यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो गई, किस जी की जगह सी आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा। सपोज अगर कोड कर रहा होता, कोड करके कोई प्रोटीन बना रहा होता, अगर सीक्वेंस चेंज हो जाता तो प्रोटीन चेंज हो जाता, तो मान लो वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था आई के कलर के लिए, है ना। अब प्रोटीन चेंज हुआ तो आई का कलर चेंज हो जाता। तो जो चीज चेंज लाती है वो प्रेजेंट होती है कोडिंग सीक्वेंसेस में, और ये तो रिपीटेड नॉन कोडिंग है, तो इसमें चेंज आ भी गया तो किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्स जो इसका फीचर आता है वो है कि 99% ऑफ डीएनए इज सेम इन ऑल ह्यूमंस, मतलब कि सारे ह्यूमंस में 99.9% डीएनए या न्यूक्लियोटाइड्स सेम रहते हैं। ओनली डिफरेंस कितना होता है 0.1% का, और 0.1% डीएनए डिफरेंस ही इतनी डाइवर्सिटी क्रिएट कर देता है कि हर एक ह्यूमन जो है एक दूसरे से अलग है, राइट। सेवंथ जो आता है वो है कि इस सीक्वेंस के बाद पता चला कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, उसपे वो है 2968, एंड क्रोमोसोम Y जो है Y मेल्स में प्रेजेंट होता है, इसमें सबसे कम जीन्स है, कितने 231 जीन्स। 8 लास्ट साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करी 1.4 मिलियन locations where SNPs are found। SNPs क्या होता है, देखो SNPs होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जहां पे बस सब कुछ सेम है, बस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। अगला जो लेक्चर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो पॉलीमॉर्फिज्म पे ही मोस्टली बेस्ड होगा, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ कुछ फीचर्स देख लिए हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एनसीईआरटी से देखना या इसे पॉज करके मतलब नोट्स कर लेना या स्नैप ले लेना और बात को नोट कर लेना। वैसे एनसीईआरटी में भी यही सब है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, और बाकी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। बैक एक्स से आता है, सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टाइप से आता है। तो आई होप ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।